हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इवेपोरेशन पढ़ा था और अभी भी कुछ जानना बाकी है इस इवेपोरेशन के बारे में। और जो जानना बाकी है वो है फैक्टर्स, है ना। कौन से फैक्टर्स? फैक्टर्स देखिएगा ध्यान से, फैक्टर्स जानेंगे अब हम आज की क्लास में। फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ evaporation depends. Is it okay? On which speed of evaporation depends. तो हम फैक्टर्स जानने जा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर इस इवेपोरेशन की स्पीड डिपेंड करती है। ओके, तो चलिए जानते हैं हम कुछ फैक्टर्स। फैक्टर नंबर फर्स्ट इज सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। भाई ये बात तो हमको लास्ट क्लास में समझ में आ गई थी कि जो इवेपोरेशन है वो कौन सा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है ना। क्या समझा था हमने सरफेस फिनोमिना में? हमने समझा था कि अगर कोई कंटेनर है इन विच दिस वाटर इज फिल्ड, तो वाटर के कौन से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे? वाटर के वो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे जो सबसे सरफेस बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर पर जो प्रेजेंट है। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे प्रेजेंट हैं उनका सडनली नंबर नहीं आएगा, ऐसे एक एक लेयर गायब होती जाएंगी, तो सबसे लास्ट में जाके इसका नंबर आएगा। किसका? लास्ट वाली लेयर का। ओके, तो इसका मतलब कि अगर हम इस वाटर का सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो जैसे जो पानी इसमें फिल्ड था यहाँ तक, हम अगर उसे यहाँ तक ले आए तो ये जो सरफेस है ये आपने क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है विच आर प्रेजेंट ऑन द टॉप मोस्ट लेयर, ये टॉप मोस्ट लेयर ही बनाई है मैंने, नीचे की लेयर तो बनाई ही नहीं, लो बना देते हैं यहाँ पर। दिस इज वाटर फिल्ड, अगेन हेयर ऑल्सो वाटर फिल्ड। तो ये वही पानी है जो पहले इस कंटेनर में प्रेजेंट था और अब आपने उसी पानी को एक वाइड कंटेनर में डाल दिया। आई बात समझ में? तो देखो ये जो सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ हमारे हिसाब से, ये तो सिर्फ हमने हिसाब लगाया है, मॉलिक्यूल्स इतने से नहीं होते हैं, ढेरों मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। पर आप ये तो समझ पा रहे हो ना कि कंटेनर की जो ब्रॉडनेस है ये बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस पर प्रेजेंट ये इंक्रीज हो गए। क्या? बिल्कुल इंक्रीज हो गए। यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम थे और यहाँ ज़्यादा हो गए, तो जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा क्या? इन सारे मॉलिक्यूल्स के इवेपोरेट होने का चांस एक साथ हो गया, एक साथ बढ़ गया। बिल्कुल, मतलब आप ये लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, द स्पीड एट विच दिस प्रोसेस is done, speed of evaporation is directly proportional to surface area of liquid। ये तो देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, क्या आप इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल। देखो हम हमारे घर की छत बनाने जा रहे हैं, ये छत बनाई और ये वायर हमने लगा दिया कपड़े सुखाने के लिए। इज इट ओके? और हमने बेडशीट धोई और बेडशीट धो करके ऐसे टांग दी। इज इट ओके? बस उठाई और टांग दी। इज इट ओके? ये जो बेडशीट है इसका सूखना जो है, ये इसके सूखने के प्रोसेस को ही हम क्या बोला करते हैं? इवेपोरेशन। बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू डन एट द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा, मतलब आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। देखो एक तरीका तो बेडशीट सुखाने का ये वाला है, आपने उठाई और डाल दी, और दूसरा तरीका है कि आप गए और आपने इसको बिल्कुल प्रॉपरली स्प्रेड किया।
अब बताएं आप कि ये बेडशीट इस वाली कंडीशन में ज़्यादा अच्छी तरीके से और जल्दी सूखेगी या फिर इस वाली कंडीशन में ज़्यादा अच्छी तरीके से और जल्दी सूखेगी? तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऐसा करके आपने इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उन सबको ही ऑलमोस्ट आप सरफेस पर लेकर के आ गए। Is it okay? तो as this evaporation is a surface phenomena, तो यहाँ पर evaporation की स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि हमने क्या बढ़ा दिया? लिक्विड का सरफेस एरिया। Is it okay? So this is the first factor on which the rate of evaporation depends. Is it okay? चलिए, तो ये हमने जाना फर्स्ट फैक्टर। कुछ और भी फैक्टर्स हमको जानने हैं, देखिएगा ध्यान से। और कौन से फैक्टर्स जानने हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और फैक्टर्स जानने हैं। चलिए, तो दूसरा फैक्टर हम जानते हैं। जो दूसरा फैक्टर है ऑन विच द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स इज टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। कैसे डिपेंड करता है? सुने ध्यान से, कैसे डिपेंड करता है। जो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन है, अब मैं सिर्फ इवेपोरेशन ही लिख देती हूँ, समझ जाइएगा आप। इवेपोरेशन मीन्स द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इज, ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को हम बोलते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये वाला, हालांकि इस साइन का मतलब तो प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है साइन का मतलब? प्रोपोर्शनल। पर एज हम दोनों फैक्टर न्यूमरेटर में लिखने जा रहे हैं, इसीलिए इस फैक्टर का, इस साइन का मतलब क्या बन जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और टेम्परेचर कम करोगे तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा। इज इट ओके? तो इस साइन का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, इस साइन का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, है ना। पर अगर दोनों ही चीज़ें न्यूमरेटर और न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं ना यहाँ पर, अगर दोनों ही चीज़ें न्यूमरेटर में लिखी जाए तो हम इस साइन का मतलब क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो इवेपोरेशन भी धीमे धीमे होगा। क्या ऐसा आपको सही लगता है? कैसे अपन जज कर पाएँ कि ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप अपने कपड़े सुखाएं तो आपके कपड़े गर्मी में जल्दी सूखते हैं या सर्दी में? बिल्कुल डेफिनेटली गर्मी में जल्दी सूखते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि आखिर ऐसा क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन की स्पीड क्यों डिपेंड करती है, क्यों बढ़ जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने से? सुनिएगा ध्यान से। देखो जी, बात ऐसी है कि दोबारा से मानो कंटेनर है और ये कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स। इज इट ओके? मैं हर बार टॉप मोस्ट लेयर ही बना रही हूँ, आप नीचे भी बना सकते हैं। इज इट ओके? तो ये क्या फील्ड है इसके अंदर? वाटर मॉलिक्यूल्स। क्यों इवेपोरेट हो रहे थे ये? क्योंकि इनको क्या मिल रही थी? काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से गेन कर रहे थे ये काइनेटिक एनर्जी? अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल से, आसपास वाले मॉलिक्यूल से। इज इट ओके? बात समझ में आई? अब इनको काइनेटिक एनर्जी सराउंडिंग मॉलिक्यूल से तो मिल ही रही है, पर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में जो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है, दैट टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल। मतलब थोड़ी काइनेटिक एनर्जी तो इसने सराउंडिंग मॉलिक्यूल से ले ली और बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया है उससे भी मिल गई। तो दो तरफ से अब इनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है और इस कारण से इसके इवेपोरेशन की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, तो हमको दूसरा फैक्टर भी समझ में आ गया, दैट स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या और भी कोई फैक्टर्स हैं? बिल्कुल और भी फैक्टर्स हैं, सुनिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड फैक्टर। Third factor on which the speed of evaporation depends. Is it okay? चलिए तो देखते हैं थर्ड फैक्टर क्या है। थर्ड फैक्टर on which the speed of evaporation depends is wind speed.
विंड का मतलब हवा की स्पीड। हवा जोर से, आप तो बस अपने कपड़े सुखाने को इमेजिन कर लिया करो कि वो कब जल्दी सूखेंगे। इज इट ओके? तो अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो जल्दी सूखेंगे, या फिर हवा चल ही नहीं रही है या बहुत धीमे चल रही है तो जल्दी सूखेंगे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ा दी जाएगी वैसे वैसे इवेपोरेशन प्रोसेस की स्पीड भी बढ़ जाती है। इज इट ओके? तो हम क्या लिखेंगे दोबारा से? सेम इक्वेशन हम दोबारा लिख देंगे। द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, the rate of evaporation is directly proportional to wind speed। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? देखो दोबारा से वो साइन सेम, ये भी न्यूमरेटर और ये भी न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर तो हम लिख ही नहीं रहे हैं ना, अपॉन करके तो कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, मतलब दोनों ही किस में है? न्यूमरेटर। और दो फैक्टर जो दोनों ही न्यूमरेटर में हो, अगर उसके बीच में ये साइन लगा हो तो इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है, दोबारा से बता रही हूं मैं, आप याद रखिएगा, इस साइन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब होता है इस साइन का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब विंड की स्पीड बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ेगी, विंड की स्पीड कम करोगे तो इवेपोरेशन की स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा करते हो ना आप, जब बारिश का मौसम होता है और आपके कपड़े नहीं सूखते हैं तो कभी कभी इमरजेंसी में यूनिफॉर्म सुखाने के लिए पंखा चला देते हैं ना हम। तो क्यों करते हैं हम ऐसा? पंखा चलाकर आपने किसकी स्पीड बढ़ा दी? विंड स्पीड। और विंड स्पीड बढ़ने से किसकी स्पीड बढ़ गई? इवेपोरेशन की। क्या कारण है कि विंड स्पीड बढ़ने से इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ती है? इसके पीछे क्या कारण है? सुनिएगा ध्यान से। इसके पीछे कारण ये है कि देखो, जैसे ये मानो कि आपने कोई ड्रेस या कोई बेडशीट सुखाई, इज इट ओके? ये दोबारा से इसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर मॉलिक्यूल्स। इज इट ओके? इनको यहाँ से बाहर जाने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से लेते हैं ये काइनेटिक एनर्जी? यूजुअली अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल से। अब बात ऐसी है कि जोर जोर से हवा भी आकर के अगर इन मॉलिक्यूल से टकराएगी तो थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी इनको सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के साथ साथ, देखो सराउंडिंग मॉलिक्यूल से तो मिल ही रही है, और सराउंडिंग मॉलिक्यूल के साथ साथ जब हवा तेज चलती है तो उस कंडीशन में थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी इनको उस विंड से भी मिल जाती है। इज इट ओके? और जल्दी जल्दी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जल्दी जल्दी इवेपोरेशन हो जाता है। तो फाइनली आई होप दिस थर्ड फैक्टर इज ऑल्सो क्लियर। दिस इज विंड स्पीड, अकॉर्डिंग टू विच द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इज directly proportional to wind speed. If we increase wind speed, then the speed of evaporation also increases. If the wind speed decreases anyhow, then also the speed of evaporation decreases. Is it okay? तो ये हमने पढ़ा evaporation का थर्ड फैक्टर, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ फैक्टर। यहाँ से हटा देते हैं ताकि चारों फैक्टर हमारे सामने दिखे। देखिएगा ध्यान से। अब हम फोर्थ फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, और ये फोर्थ वाला थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ जो फैक्टर है ऑन विच द स्पीड ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स, दिस फोर्थ फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के ऊपर भी स्पीड ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। इज इट ओके? देखिएगा ध्यान से। पर आप पहले ये जानिए कि क्या आपको ह्यूमिडिटी का मतलब पता है? बिल्कुल पता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। क्या हमारी एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं? बिल्कुल। हमारी एयर में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ वाटर वेपर्स भी होते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल होते हैं वाटर वेपर्स। पर जैसे हर चीज़ का कंपोजिशन फिक्स्ड है ना, जैसे एयर में आपको पता है कि एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज फिक्स्ड है, अबाउट 78% नाइट्रोजन गैस इज देयर, है ना। इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी फिक्स्ड है, अबाउट 21% ऑक्सीजन गैस इज देयर।
बिल्कुल उसी तरीके से हमारी एयर में वाटर वेपर का अमाउंट भी क्या होता है, फिक्स्ड। इज इट ओके? पर फिक्स्ड तो होता है, पर कभी कभी आप बोलते हो ना कि टुडे इज अ वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट स्पेशली इन रेनी सीजन्स, है ना। तो जब रेनी सीजन्स होते हैं, है ना, बारिश के मौसम में ये जो अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट है हमारी एयर में ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। इज इट ओके? और उसी को आप क्या बोलते हो कि द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड। तो ह्यूमिडिटी का मतलब समझ में आ गया ना। ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। ओके, तो चलिए अभी हमको ये तो पता ही नहीं लगा कि ह्यूमिडिटी पर ये स्पीड ऑफ इवेपोरेशन कैसे डिपेंड करती है। तो फिलहाल हम ये जान चुके हैं, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टली दैट द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इज, देखो दोबारा वही साइन लगाया है, पर अब इस साइन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि हम दोनों तरफ न्यूमरेटर लिखने नहीं जा रहे हैं। एक तरफ तो हमने इवेपोरेशन को न्यूमरेटर में लिखा है, दूसरी तरफ ह्यूमिडिटी को डिनोमिनेटर में लिखा है। तो जब इस साइन के एक साइड न्यूमरेटर हो और दूसरी साइड वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में हो, तो इस साइन का मतलब बन जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बन जाता है इस साइन का मतलब? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं रहा। इज इट ओके? इसका मतलब क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। मतलब ये ज़्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज़्यादा। ह्यूमिडिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगी। इज इट ओके? क्या आपको ऐसा फील होता है? बिल्कुल हमको ऐसा फील होता है। कब फील होता है? सेम इन द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन में हम कपड़े सुखाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, कई बार तो हमको हमारे घर का फैन भी चलाना पड़ जाता है कपड़े सुखाने के लिए। इज इट ओके? क्यों? बिकॉज इन दैट कंडीशन आपकी एयर की, कौन से सीजन की बात हो रही है? रेनी सीजन की बात हो रही है। रेनी सीजन में क्या बढ़ चुकी है? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण आपकी एयर में इतने सारे वाटर वेपर्स ऑलरेडी है कि वो इवेपोरेट कर ही नहीं पाती एयर। इज इट ओके? तो फिर आपको इवेपोरेशन के दूसरे फैक्टर का सहारा लेना पड़ता है। आप पंखा चलाकर विंड स्पीड बढ़ा देते हो और आपके इवेपोरेशन की स्पीड को तेज कर देते हो, क्योंकि एयर की ह्यूमिडिटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आपको लग रहा है भाई ह्यूमिड क्लाइमेट है तो अपन ह्यूमिडिटी कम कर दें, रूम की, एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की, तो इज़ इट पॉसिबल? नहीं। तो हम ह्यूमिडिटी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर विंड स्पीड को कंट्रोल करके हम इवेपोरेशन की स्पीड को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो दोबारा ध्यान से देखिए कैसे डिपेंड करता है ये इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी पर। इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस then rate of evaporation decreases. If it increases then it decreases. If it decreases then it increases. ये बढ़ाओगे तो ये कम, और ये कम होगा तो ये ज़्यादा, और इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बाकी सब फैक्टर्स कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ये कम करोगे तो ये भी कम हो जाएगा, है ना। पर ये वाला फैक्टर कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट ओके? क्या इसका और भी कोई एग्जाम्पल याद है जो आपको परेशान करता है? बिल्कुल। देखो जब क्लाइमेट ह्यूमिड होता है तो हमको बहुत पसीना आता है। पसीना तो देखो हमें गर्मी में भी आता है, ड्राई क्लाइमेट में भी आता है। ह्यूमिडिटी वाला पसीना जो होता है वो हमको थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? क्योंकि जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, कौन से क्लाइमेट की बात हो रही है? ह्यूमिड क्लाइमेट की। कब होता है ह्यूमिड क्लाइमेट? रेनी सीजन में। इज इट ओके? तो इस टाइम पर जो हमें स्वेटिंग होती है, जो हमको पसीना आता है, वो पसीना आता तो है पर सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता? कारण समझ में आ गया ना। क्योंकि रेनी सीजन में स्वेटिंग हो रही है, और रेनी सीजन में क्या ज़्यादा है?
ह्यूमिडिटी। तो इवेपोरेशन की स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो जो पसीना हमारी स्किन पर रहता है वो स्किन पर ही बना रहता है, बड़ा मुश्किल होता है उसका इवेपोरेट होकर के एयर में जाना, एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। आ गई बात समझ में? तो ये 4 फैक्टर हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा। मैं साइड में हो जाती हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लें, नोट डाउन कर लें, लिखा हुआ है वैसे तो नोट्स में, बट देन ऑल्सो यू जस्ट रीड इट केयरफुली फ्रॉम द बोर्ड ऑल्सो। ओके, तो ये इवेपोरेशन के फैक्टर्स थे। इस इवेपोरेशन के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे, बट दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बाय एवरीवन।